आप हवाओं का रुख मोड़ने का हुनर रखते हैं, अपनी बातों में जादू सा असर रखते हैं और किसी का दिल कैसे टूटता है आपको मालूम नहीं, किसी का दिल कैसे टूटता है आपको मालूम नहीं। आप तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने का हुनर रखते हैं, आप तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने का हुनर रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश भारती, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, NLP कोच और साइकोलॉजिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मानवीय व्यवहार की बहुत सारी समस्याएं जिनका समाधान देने के लिए हमें साइकोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है और ईश्वर की कृपा से मैं कुछ ऐसा कर पाता हूँ। आज का वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चों के साथ जूझ रहे हैं, खासतौर से उस आयु वर्ग के बच्चों के साथ जिन्हें टीनेजर्स कहा जाता है। 13 वर्ष की उम्र का बच्चा जब हो जाता है तो उसे इंग्लिश में 13 कहते हैं और जब 19 वर्ष की उम्र का बच्चा होता है तो उसे 19 कहते हैं। ये टीन जो है, जो पीछे लगता है, इसी से टीनेजर बना है। 13 वर्ष से 19 वर्ष के बच्चों को टीनेजर कहा जाता है। लेकिन आज चूँकि सांस्कृतिक प्रदूषण कह लीजिए या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कह लीजिए, हमारे घरों में वो चीज़ें जो बहुत दिन बाद पहुंचा करती थी थोड़ी जल्दी पहुंचने लग गई हैं। तो 10 साल की उम्र के बच्चे को भी आप टीनेजर मान सकते हैं, यानी कि 10 वर्ष से लेकर 19 साल की आयु तक के बच्चे को आप टीनेजर आज के दौर में मान सकते हैं। साथियों, इस आयु वर्ग के बच्चों के साथ जब हम डील करते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसी समस्या का समाधान देने के लिए वीडियो मैंने बनाया है। मेरा निवेदन आपसे कि अगर आप इस आयु वर्ग के बच्चों के साथ डील कर रहे हैं या आपके रिश्तेदारों के साथ डील कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, अंत तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान देने में कारगर साबित होगा। दोस्तों, मैं जो पहली बात आपसे साझा करना चाहता हूँ, आपके बच्चे की उम्र बढ़ रही थी और आपको अचानक से एहसास भी नहीं हुआ कि कब आपका बच्चा इस राह पर चल निकला है कि कुछ दिन बाद ही वयस्क बन जाएगा। सरकार भी उसे फैसला करने का अधिकार दे देगी कि वो किसे वोट दे और वह ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लेगा। वह अपनी मर्जी से पहनने, खाने और अपनी मर्जी से व्यवसाय चुनने का अधिकार भी प्राप्त कर लेगा। और हम हैं कि अभी तक ये माने बैठे हैं कि अभी तो ये बच्चा है। सबसे बड़ी गलती यही होती है। कक्षा 5वीं तक बच्चा जब घर आता है तो वह माँ के चारों ओर चक्कर लगाकर सारी बातें बताता है, एक एक बात जो उसने स्कूल में की थी, जो अच्छी थी, जो खराब थी, जो भी उसका अनुभव था वह शेयर करता है। लेकिन यह क्या कि 5वीं के बाद जैसे ही बच्चा 6ठी कक्षा में आता है तब माँ उस बच्चे के पीछे पीछे घूमती है। पहले बच्चा माँ के पीछे पीछे घूम रहा था, लेकिन अब माँ बच्चे के पीछे पीछे घूमती है और उससे सीक्रेट निकलवाना चाहती है कि एक आध बात तो बता दे, लेकिन बच्चा है कि कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। ये गैप, माता पिता के और बच्चे के बीच का ये गैप निश्चित तौर पर परेशानी भरा है। ये गैप और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है जब लोगों को पेरेंटिंग की जरा भी समझ नहीं होती और इस आयु वर्ग के बच्चों के साथ कैसे डील करना चाहिए इसका बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता। मैं 4 सूत्र आपके साथ आज साझा करना चाहता हूं, जिन सूत्रों को अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके संबंध अपने बच्चों के साथ मधुर बन पाएंगे। पहला सूत्र जो मैं आपको देना चाहता हूं यह है कि अब आपका बच्चा बड़ा हो रहा है। अब तक आपके अनुसार वह सारे काम करता था, उठना, बैठना, सोना, पढ़ना, लिखना, कपड़े पहनना, ये सब वो आपके अनुसार करता था। लेकिन चूंकि अब वह एक इंडिविजुअल के तौर पर एक नई पर्सनैलिटी को अख्तियार कर रहा है और उसकी एक पहचान बन रही है, उस नई आइडेंटिटी को फॉर्म करने के लिए बच्चा अब अपने तरीके से सोने, उठने, बैठने का क्रम जारी कर चुका है। और परेशानी सिर्फ यही है कि उसका जो तरीका है वो आपके तरीके से मैच नहीं करता, तो आप निश्चित तौर पर टोका टोकी करेंगे ही और आप करते ही हैं। मैं टोका टोकी के खिलाफ हूं और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पहली गलती जो माता पिता करते हैं वो यही है कि वो बार बार टोकते हैं, दिन में 1000 बार टोकते हैं और बच्चे ने इसने तो गलती की नहीं है बल्कि वो करने ही जा रहा है। वो फोन पर हाथ लगाने ही जा रहा है, उससे पहले टोक देते हैं, फोन को हाथ मत लगाना। वो बार बार टोकते हैं, मिनट मिनट में टोकते हैं और आप यकीन मानिए उन लोगों को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। आप इसे अपने ऊपर ढाल कर देखें। इसलिए बच्चों को अपने माँ बाप अच्छे नहीं लगते, वे माँ बाप अच्छे नहीं लगते जो उन्हें बार बार मिनट मिनट में टोकते हैं। तब आप कहेंगे सर बच्चा गलत कर रहा है तो क्या करें? रोके नहीं, टोके नहीं। वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो मोबाइल पर अपना सारा समय लगा रहा है तो उसे टोके नहीं। मैं कब कह रहा हूँ कि टोकिए मत, लेकिन टोकने का तरीका सुधारिए। चौथे सूत्र में आएगा कि टोकने का तरीका हमें कैसे सुधारना है, रोकने का तरीका हमें कैसे अख्तियार करना है। लेकिन पहले सूत्र में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि रोकिएगा, टोकिएगा, लेकिन थोड़ा रुक तो जाइए। इस समय तो यह कर लीजिए कि इग्नोर मारिए, कम से कम 24 घंटे के लिए रुक जाइए और 24 घंटे का समय उस बच्चे को दीजिए सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। अगर आप अपना ही दिमाग चलाते रहेंगे तो बच्चा अपना दिमाग कब इस्तेमाल करेगा? वो एक इंडिविजुअल एंटिटी बनना चाहिए।
और उसकी उस पहचान को अख्तियार करने के लिए, नई आइडेंटिटी को अख्तियार करने के लिए आपको उसे समय देना होगा कि वो अपने तरीके से सोचे, वह खुद से सोच पाए कि उसने क्या गलत और क्या सही किया। मानकर चलिए कि उसने टेलीविजन ज़्यादा देखा है तो कम से कम उसे ज़्यादा देखने का समय तो दीजिए। शाम को अगर वह खुद ही कह उठता है कि मम्मी आज तो टीवी बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या आपको खुश नहीं होना चाहिए कि आपका काम तो हो गया? आप भी तो यही कहना चाहते थे कि बेटा टीवी ज़्यादा हो रहा है। उस बच्चे ने खुद से रियलाइज कर लिया है आपके कहने से असर जो होगा वो छोटा होगा और थोड़े समय के लिए होगा, उसके सोचने से जो असर होगा वो लंबा होगा और लंबे समय के लिए होगा, गहरा होगा। इसलिए उस बच्चे को साथ के साथ मत टोकिए, उसे गलती करने दीजिए, जिससे कि वो जान सके कि यह रास्ता गलत है और यह रास्ता सही है। तो साथ साथ मत टोकिए, बार बार मत टोकिए। ये मैं पहला सूत्र आपके साथ साझा कर रहा हूँ। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को हमेशा 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 क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी कमियां निकालते रहते हैं। तूने ये काम ठीक से नहीं किया, तूने वो काम ठीक से नहीं किया, तू कोई काम ठीक से नहीं करता है, तूने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, तू अपनी चीज़ें ठीक से उठाकर नहीं रखता है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा ये मत कीजिए। इस उम्र में बच्चा आ गया है तो उसको, इस उम्र के बच्चे को अपने दायित्व का बोध स्वयं होने लगेगा, लेकिन उसकी ट्रेनिंग ठीक तरीके से होगी तभी ऐसा होगा। और तब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति है जो अपनी बुराई सुनता है उस व्यक्ति से दूर होता है, लेकिन जो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, आप पाएंगे कि बच्चे अपने मित्रों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं, हमेशा मित्रों के साथ रहना चाहते हैं। दिन 2 दिन 4 दिन की बात नहीं, हफ्ता 10 दिन भी अगर आप उन्हें छोड़ दें बच्चों को उनके मित्रों के साथ, तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके मित्र उनमें कोई कमी नहीं निकालते, वो जैसा भी हो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहाया नहीं है 3 दिन से तो भी कोई बात नहीं, चलेगा। उसके कपड़े मैले कुचैले हैं, गंदे हैं तो भी कोई बात नहीं, चलेगा, तू मेरा दोस्त है ना, इसलिए माफी है तेरे को। लेकिन हम हैं कि माँ बाप हैं, और हम माँ बाप दोस्त नहीं बन पाते अपने बच्चों के। हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उसने कुछ गलत किया है तो कोई बात नहीं, तू मेरा बेटा है ना, थोड़ा गलत किया है तो चलेगा, नहीं कर पाते। और हम उसे तुरंत 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 उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तू ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। लेकिन उसने जो 10 अच्छी चीजें की हैं उनमें से एक की चीज को भी एक बार भी नहीं कहते कि तुमने अच्छा कर दिया है। आपसे मेरा निवेदन, जो वो अच्छा करता है उसे अप्रिशिएट कीजिए, और जो खराब करता है उसे इग्नोर मारिए। बार बार अप्रिशिएट कीजिए, उसको दिन में 1000 बार सुनाइए कि उसने क्या अच्छा किया, और एक बार भी मत बताइए कि उसने क्या खराब किया। आप यकीन मानिए कि वो बच्चा आपका दोस्त बन जाएगा, वो सबसे ज़्यादा आपके ऊपर भरोसा करने लगेगा। उसके कानों में जब आपकी आवाज़ जाती है और जब आप उससे कहते हैं कि तूने ये अच्छा किया, तू इस दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है, तेरे जैसा कोई है ही नहीं, तेरा ब्रेन बहुत शार्प है, इन मीठे शब्दों को सुनने के लिए वो बार बार आपके नज़दीक आने लगेगा। लेकिन आप तो जब भी उसे सुनाते हैं तो ये कहते हैं तू बुद्धू है, निकम्मा है, बेवकूफ़ है। तो क्यों आपके पास आएगा, क्यों आपकी बात सुनेगा? वो तो आपसे दूर भाग जाना चाहेगा। और ऐसा ही तो हो रहा है हमारे साथ, हमारे ही बच्चे हमसे दूर जा रहे हैं। तब कोशिश करें कि जब भी आपका बच्चा मिले आप उसके क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, आप उसको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, आप उसको अप्रिशिएट करेंगे। हमेशा उसकी अच्छाई उसको गिनवाएंगे। उसने कपड़े सलीके से पहने तो बताइए उसे, वो सुंदर लग रहा है तो उसे बोलिए मेरा बेटा बहुत सुंदर लग रहा है, राजा बेटा है। उसने होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो बताइए कि तू बहुत शानदार बेटा है। उसे हमेशा उसकी क्वालिटीज़ को उसके सामने रखिए, उसकी मेरिट्स को उसके सामने रखिए, डीमेरिट्स को छोड़ दीजिए, वो दुनिया अपने आप कर लेगी, आपका काम नहीं है। तीसरी बात जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं वो ये है कि देखिए साहब, मैंने आपसे कहा था कि टोका टोकी मत कीजिए, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि बिल्कुल कभी भी मत कीजिए। मैंने कहा उस समय पर मत कीजिए, साथ साथ मत कीजिए, बार बार मत टोकिए। लेकिन बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है, आप देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अब तो बात करनी बनती है। लेकिन बात करने से पहले भी आप उस बच्चे से अगर अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो मजा आएगा। समझ लीजिए कि बच्चा नहीं रहा, आपके बराबर का हो गया है, आपका मित्र हो गया है। आप अगर उसे अपना दोस्त बनाए रखना चाहते हैं तो उसकी जिंदगी के फैसले उसे खुद करने दीजिए, और उसे अधिकार दीजिए सोचने का कि वह बड़ा हो गया है, और उसे बड़ों की तरह व्यवहार करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। तो जब आप उससे बात करना चाहते हैं कि कुछ गड़बड़ चल रहा है तो उससे अपॉइंटमेंट लीजिए, उससे कहिए हमें आधा घंटा चाहिए आपका। मम्मी पापा आपसे बात करना चाहते हैं या मम्मी आपसे बात करना चाहती हैं, आप कब फ्री होंगे, आप हमें आधा घंटा दीजिए। और उसे यह भी बता दीजिए कि मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, जिससे कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाए, जिससे कि वो अपने तर्क दे पाए, जिससे कि वो अपने आप को ठीक तरीके से व्यवस्थित कर पाए। और आप इत्मीनान से उस समय पर सारी बातें उससे कीजिए कि इसका फ़ायदा क्या होगा। आप इतना समय मोबाइल पर लगाते हो, इतना समय दोस्तों के साथ लगाते हो, इतना समय आप बाहर रहते हो, इतना समय आप बाइक पर लगाते हो, बाइक आप तेज गति से चलाते हो, इसका फ़ायदा क्या होगा?
इसका फ़ायदा तो या तो हॉस्पिटल वालों का होगा कि जब आपकी टांग टूट जाएगी तो आपका इलाज करवाने के लिए हम पैसे भरेंगे, और आपको फ़ायदा ये होगा कि आप बैसाखी के सहारे चल रहे होंगे। हर मनुष्य अपने फ़ायदे का काम करना चाहता है। जब आप उसे समझा पाएंगे कि इसकी वजह से ये होने वाला और उसकी वजह से ये होने वाला, हमारा दबाव कोई नहीं है, फैसला तुम्हें करना है। तुम अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना चाहते हो, तुम स्कूटी को तेज या धीमे चलाना चाहते हो, ये फैसला तुम्हें करना है। तुम दोस्तों के साथ अपने समय को बर्बाद करना चाहते हो, ये सच में किसी बड़े कॉलेज में IIT और IIM में एडमिशन लेना चाहते हो, फैसला तुम्हें करना है। दोस्तों के साथ घूमने से पढ़ाई में नंबर सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, ये भी फैसला तुम्हें करना है। तो आप यकीन मानिए कि आपके बच्चे के ऊपर असर ज़्यादा पड़ेगा और वो आपकी बात को ध्यान से सुनेगा। और चौथा सूत्र जो बेहद काम का सूत्र है, बेहद पते का सूत्र है, जिससे आपके रिश्ते बिल्कुल इंप्रूव हो सकते हैं, और वह सूत्र है कि आप अनुमति लें। आप कहेंगे साहब ये कैसी बात हुई, वो बच्चा इतना सा और हम मुझसे अनुमति लें, परमिशन लें। मैं आपसे कहूँगा गलती यही है, वह आपके बराबर का हो चुका है और उससे मित्रवत व्यवहार करने की आवश्यकता है। आप किसी से भी उसकी वस्तु लेते हैं तो उससे अनुमति लेते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों का फ़ोन बस यूँ उठा लेते हैं। आज की तारीख में हमने बच्चों को फ़ोन दे रखे हैं और बिना उनसे पूछे उनका फ़ोन उठा लेते हैं और उन्हें बड़ी चिढ़ मचती है। आपके बच्चे का फ़ोन अगर आप लेना चाहते हैं, किसी समय पर भी चेक करना चाहते हैं, तो पहले आप अपने बच्चे से बात कर लें कि बेटा मैं आपका फ़ोन कभी भी चेक कर सकता हूँ, क्या इसमें कोई ऐतराज़ है आपको? क्या आप इस बात की परमिशन मुझे देते हैं, अलाउ करते हैं? आपका बच्चा अगर आपको परमिशन देता है तो समस्या कहाँ है? लेकिन आपने बच्चे से पूछा नहीं और बच्चे को बताया नहीं, इसलिए बच्चा भीतर भीतर कुड़ता है कि ये कैसे मम्मी पापा हैं जो प्राइवेसी को नहीं समझते, मुझे बिल्कुल कुछ समझते ही नहीं है। क्या रिस्पेक्ट का मामला है सिर्फ। तो आपका बच्चा सही दिशा में होने के बावजूद भी आपको गलत दिखाई देने लगता है, ये आपकी दृष्टि का भ्रम है। बस बच्चे से बात कर लें कि हम आपके कमरे में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन कमरे में आने से पहले नॉक कर लेंगे। हम चाहते हैं कि हम आपके कमरे का एक दिन इंस्पेक्शन करें, हफ्ते में, 3 दिन में करें या हफ्ते में करें। आपका कमरा साफ़ सुथरा होना चाहिए, आपकी चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए, लेकिन हम कमरे में आने से पहले आपको बता देंगे कि आप अपने कमरे को व्यवस्थित कर लें। इसलिए खराब से कमरे में जाने के बजाय साफ सुथरे कमरे में जाकर उस बच्चे की तारीफ कीजिए। जब आप खराब कमरे में, अव्यवस्थित कमरे में, फैली हुई चीज़ों वाले कमरे में जाएंगे तो उसकी बुराई करेंगे, फ़ायदा क्या है उसका? इसलिए उससे कह दीजिए कि हम 1 हफ्ते बाद आपके कमरे में आएंगे, 3 दिन बाद आपके कमरे में आएंगे और आपके कमरे को चेक करेंगे और आप इसे ठीक से संभाल लीजिएगा। आपके बच्चे को चीज़ों को संभालने की आदत पड़ जाएगी। इसलिए उसकी मर्जी का ध्यान रखना, फैसले उससे करवाना, सुझाव आप दे सकते हैं। उस बच्चे को महसूस कराना कि वह बड़ा हो चुका है, अब उस जिम्मेवारियाँ उसके कंधों पर है, न केवल अपने कमरे को संभालने की, न केवल अपने फ़ोन को संभालने की, न केवल अपने पढ़ाई को संभालने की, बल्कि अपने जीवन को संभालने की भी जिम्मेवारी अब उसके कंधों पर है और आप उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अब आगे वो है और पीछे आप हैं। इस व्यवहार को अगर आप जन्म दे दें तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा समझ पाएगा कि आप उससे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं आपको शुभकामना देता हूं कि आपका परिवार हमेशा हंसता खिलता रहे, आपके संबंध हमेशा बड़े मजबूत बनते रहें। इस वीडियो से इन संबंधों को मजबूत बनाने में अगर जरा भी मदद मिलती हो तो मुझे लिखकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपकी आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बच्चों की समस्याओं को लेकर मैंने 4 किताबें विशेषकर बच्चों की समस्याओं को लेकर लिखी हैं। ये किताबें बच्चों के लिए रामबाण औषधि सिद्ध होती हैं। मेरा निवेदन आपसे कि इन किताबों को ज़रूर अपने घर में पुस्तकालय बनाकर स्थान दें, इन बच्चों को पढ़ने के लिए दें। उनके न केवल अंकों में सुधार आएगा बल्कि उनकी आदतों में बेहद परिवर्तन आता हुआ आप देखेंगे। ये किताबें आपके बच्चों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकती हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले शनिवार सुबह 9 बजे फिर अगले वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए विकेश भारती को दीजिए इजाज़त।